नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप इस कोरोना महामारी में अपने परिवार के साथ और अपने स्वजनों के साथ कुशल मंगल होंगे और सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका आप बखूबी पालन कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी में कॉलेज और स्कूल्स अभी बंद हैं और विद्यार्थियों के लिए अभी कॉलेज और स्कूल्स को शुरू नहीं किया गया है, लेकिन कॉलेज खुल चुके हैं और जो शिक्षक हैं आपके वो कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन चूँकि आप कॉलेज नहीं आ सकते हैं, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि कॉलेज के द्वारा यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, जो कि पूर्व में बना लिए जा चुके हैं, और ग्रुप्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें उनके लिंक शेयर किए जा चुके हैं। आप कॉलेज का जो यूट्यूब लिंक है उस पर जा कर के अपनी कक्षा से संबंधित जो भी शिक्षक हैं वो धीरे धीरे उन पर पाठ्य सामग्री आपके साथ साझा करेंगे। और इसी प्रयास में आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, जो प्रथम वर्ष से अब प्रमोट हो चुके हैं द्वितीय वर्ष में, और उनके शिक्षण के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। और आज सबसे पहले हमारी पहली कक्षा है चूँकि इस सत्र की, तो सबसे पहले मैं आपको सत्र के आरंभ होने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही आज चूँकि पहली कक्षा है, इसीलिए मैं बीए द्वितीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है और द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके सिलेबस को, उसके पाठ्यक्रम को आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। तो मेरे हाथ में राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है। द्वितीय वर्ष का हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम मेरे हाथ में है। और प्रथम प्रश्न पत्र में जो बिंदु है या साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भाग शामिल किया गया है उसका नाम है रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य में कुछ काव्य हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में। पहला है केशवदास का रामचंद्रिका। केशवदास जो कि रीतिकाल के प्रथम आचार्य माने जाते हैं और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है रामचंद्रिका, जो इन्होंने भगवान राम की स्तुति में उनके जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए इसकी रचना की है रामचंद्रिका की। तो रामचंद्रिका के कुछ पद, कुछ छंद इस पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हमें उस पर चर्चा करनी है। उसके बाद आप जानते हैं बिहारी दास, जो कि रीतिकाल के जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उससे पृथक होकर के एक धारा और मिलती है, रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। बिहारी ने 713 दोहों की एक सतसई की रचना की है। उस सतसई के कुछ दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। पहले दोहे से मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, तो यहाँ से शुरू करते हुए कुछ एक दोहे शामिल किए गए हैं, उन दोहों की हमें चर्चा करनी है। उसके बाद रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि, रीतिबद्ध कवि देव, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, लगभग 52 से 72 इनके ग्रंथ मिलते हैं। उन ग्रंथों से चुने हुए कुछ कवित्त सवैया छंद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चौथे जो कवि हैं वो हैं भूषण, जो कि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के ही कवि हैं, लेकिन रीतिकालीन जो श्रृंगारिक मानसिकता रही है कवियों की, उससे अलग होकर के, उससे पृथक होकर के इन्होंने जो वीर रस है उसको अपनाया है। और शिवाजी और छत्रसाल की वीरता में जो इन्होंने कवित्त सवैया लिखे हैं उनकी चर्चा हम इस अंश में करेंगे। तत्पश्चात रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद, जिन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है, उन घनानंद के कवित्त और सवैया हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। ये जो छंद हैं ये घनानंद कवित्त, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संकलित है, संपादित है, वहाँ से लिए गए हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। और
रीतिकाल के एक और महत्वपूर्ण कवि पद्माकर भी इसमें शामिल किए गए हैं। पद्माकर के बारे में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने श्रृंगार के, वीर रस के और भक्ति रस के श्रेष्ठ काव्य की रचना रीतिकाल में की है। उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात रीतिकाल के एक अन्य कवि सेनापति, जो कि प्रकृति वर्णन और ऋतु वर्णन के लिए विख्यात हैं पूरे हिंदी साहित्य में और रीतिकाल में, जिनका एक अप्रतिम स्थान है, उनकी भी हम पाठ्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। और एक अन्य कवि जो कि अंतिम कवि के रूप में शामिल किए गए हैं, जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं, घनानंद की ही धारा के कवि हैं, आलम, जो कि रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद के बाद द्वितीय स्थान पर इनका महत्व चिन्हित किया जाता है। उनकी बात हम करेंगे। तत्पश्चात रीतिकाल के इतिहास की चर्चा इसमें होगी कि रीतिकाल का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, रीतिकाल का विकास कहाँ से होता है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, रीतिकाल के प्रमुख रचनाकार कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन सी हैं और वो तत्कालीन समाज की किन प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर के इस तरह से हमारे सामने आती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बिंदु और भी है काव्य रीतियों का। काव्य रीतियाँ कितने प्रकार की हैं, काव्य गुण कितने प्रकार के हैं, उनके संबंध में उनकी विशेषताएं क्या हैं और किन किन विद्वानों ने, किन किन आचार्यों ने उनके स्वरूप का विश्लेषण किया है, इसकी चर्चा होगी। काव्य दोष कौन से हैं, आप कक्षा 9 से लेकर के ही अब तो पाठ्यक्रम में रस, छंद, अलंकार, काव्य दोष, काव्य गुण आदि शामिल हो जाता है, इसलिए आप पूर्व में इससे थोड़ा बहुत परिचित होंगे। हम अपनी कक्षाओं में काव्य दोष को और विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। रस किसे कहते हैं, रस की क्या परिभाषा है, रस का क्या महत्व है, रस के कितने अवयव होते हैं और उसका स्वरूप क्या है, रस का स्वरूप क्या है, रस के व्याख्याकार कौन कौन से हुए हैं, उन्होंने रस को किस रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, ये सब बातें भी हम अपनी कक्षाओं के अंतर्गत करेंगे। अंक विभाजन भी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी अंक विभाजन की चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। अभी तो हमारा जो मुख्य जो ध्यान है वह इस पर होना चाहिए कि हम इस पाठ्यक्रम को धीरे धीरे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ें। जब तक कि आप महाविद्यालय में प्रस्तुत होने में असमर्थ हैं, आप व्यक्तिगत रूप से महाविद्यालय में नहीं आ सकते हैं, तब तक ये प्रयास किया जा रहा है कि YouTube के माध्यम से आप तक महाविद्यालय के शिक्षक पहुँचें और आप उनके द्वारा जो पढ़ाई जा रही विषय सामग्री है उसको समझें, उसके माध्यम से आप ज्ञान अर्जित करने का प्रयास अपने घर पर बैठ कर के करें। इसका जो दूसरा प्रश्न पत्र है, BA द्वितीय वर्ष का ही दूसरा प्रश्न पत्र नाटक और एकांकी से संबंधित है। नाटक और एकांकी के बारे में यूँ तो कक्षा 11-12 से ही आप थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था आपने, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से एक नाटक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जयशंकर प्रसाद, जो कि अपने ऐतिहासिक नाटकों के लिए ख्यातिलब्ध हैं और पूरे छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, या यूँ कहें कि छायावाद के प्रवर्तक ही हैं, और जिनकी भाषा शैली का प्रभाव इनकी रचना, जो नाटक हैं इनके या इनकी गद्य रचनाओं पर भी इनकी जो भाषा शैली है, छायावादी भाषा शैली, उसका प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। उनका एक नाटक ध्रुव स्वामिनी, जो कि भारत के प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण कृति है, हमारे बीच में इस तरह से प्रस्तुत होती है, उसे भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और इसमें मुख्यतः नारी जीवन का जो संघर्ष है, नारी जीवन की जो पीड़ाएं हैं, उनको केंद्र में रखते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक की रचना की है। और इस नाटक के बारे में एक बात और भी खास है कि ये एकमात्र ऐसा नाटक है जिस पर आलोचकों ने ये आरोप नहीं लगाया है कि यह नाटक मंचन के अनुकूल नहीं है। बाकी जितने भी इनके द्वारा रचे गए नाटक हैं, चाहे वो अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, उन पर विशेष रूप से ये आक्षेप आलोचकों द्वारा लगाया जाता रहा है कि इनके नाटक मंचन के अनुकूल नहीं है, रंगमंच के अनुकूल नहीं है। लेकिन इस नाटक को इन्होंने भरसक प्रयत्न करते हुए ऐसा बनाने का प्रयास किया है कि इस पर इस प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सका है और पूरी तरह से ये रंगमंच के अनुकूल है, रंगमंच की प्रवृत्तियों के वहाँ पर रंगमंच पर खेले जाने के अनुकूल ये नाटक है ध्रुव स्वामिनी। इसका भी हम अध्ययन करेंगे। कुछ
एकांकियाँ हैं। यह पुस्तक आपको बाज़ार से उपलब्ध हो जाती है। 8 एकांकियाँ नाम से एक पुस्तक आती है जिसमें 8 एकांकियों को शामिल किया गया है। इसमें पहली एकांकी रामकुमार वर्मा की है। रामकुमार वर्मा को एकांकी का जनक भी कहा जाता है, हिंदी में एकांकी विधा का प्रवर्तक भी कहा जाता है या प्रथम एकांकीकार भी कहा जाता है। इनकी जो प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु, उसे हिंदी जगत की प्रथम एकांकी होने का सौभाग्य मिला है, श्रेय मिला है। तो रामकुमार वर्मा की एकांकी दीपदान की हम चर्चा करेंगे, जो कि पन्नाधाय के आत्मोत्सर्ग और जो उनकी राष्ट्र प्रेम की भावना है उससे उत्प्रोत है। भुवनेश्वर का ऊसर, जो कि विसंगति नाटक माना जाता है। उदय शंकर भट्ट का पर्दे के पीछे, लक्ष्मी नारायण मिश्र का बलहीन, उपेंद्र नाथ अश्क का सूखी डाली, जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी आज के परिदृश्य में स्त्रियों की नारी सशक्तिकरण की दिशा में कह लें, या जिस तरह की पुरुष की एक मानसिकता होती है, या समाज में जो दहेज की जो एक बड़ी दूषित परंपरा प्रचलित है, उनको केंद्र में रखते हुए यह रीढ़ की हड्डी एकांकी की रचना की गई है। विष्णु प्रभाकर की एक एकांकी है और वह जा न सकी। लक्ष्मी नारायण लाल की एक एकांकी है वसंत ऋतु का नाटक। इन सभी एकांकियों से हम इन सब का अध्ययन करेंगे। नाटक का उद्भव और विकास की हम चर्चा करेंगे। आचार्य भरत मुनि से शुरुआत करके नाटक का क्या स्वरूप हमारे सामने आता है और अंग्रेज़ों के प्रभाव से नाटक का कौन सा रूप हमें दिखाई पड़ता है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव उस पर किस तरह से दिखाई पड़ता है, और भारतीय संस्कृति के जो नाटक रहे हैं या संस्कृत के जो नाटक रहे हैं उनकी परंपरा क्या रही है, और आधुनिक नाटक की परंपरा किस तरह से उन दोनों को सम्मिश्रित करते हुए उनके समन्वय से किस तरह से विकसित हुई है, और नाटक के पूरे विकास को किन कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है। शुरुआत करें भारतेंदु युग की, भारतेंदु युग, उसके बाद प्रसाद युग, और प्रसाद युग के बाद प्रसादोत्तर युग और मोहन राकेश, इन सब की बात हम इस दौरान करेंगे। और एकांकी का उद्भव और विकास किस तरह से होता है, जैसे मैंने बताया कि पहली एकांकी का श्रेय बादल की मृत्यु को जाता है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की एक घूंट जो रचना है उसे भी हिंदी की पहली एकांकी मान लिया जाता है। तो एकांकी का विकास किस तरह से होता है, नाटक का विकास किस तरह से होता है, इस पर हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे अपनी कक्षाओं के दौरान। आप ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े रहें, और ये पूरा पाठ्यक्रम मैंने प्रथम प्रश्न पत्र का और द्वितीय प्रश्न पत्र का, जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर मैंने उस पर थोड़ी सी चर्चा की है। आप भी जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसकी साइट से सिलेबस निकाल सकते हैं, और पाठ्यपुस्तकें आपके बाज़ार में उपलब्ध हैं। अगर आप बाज़ार जा रहे हैं पुस्तकें खरीदने के लिए तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, हैंड सैनिटाइज ज़रूर करें, बार बार हाथों को धोते रहें। कोरोना महामारी में घर से बाहर बिना आवश्यक कार्य हुए आप बाहर न निकलें बिल्कुल भी, और कोशिश करें अपने घर के बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, और घर पर बैठ कर के अध्ययन को बिल्कुल छोड़ें नहीं। हम प्रयास कर रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाते रहने का। आप जुड़े रहें और हमसे जुड़ कर के आप अपने अध्ययन को जारी रखें और एक सुनिश्चित दिशा में आगे बढ़ाएं। अगली कक्षाओं में हम शुरुआत करेंगे रीतिकाल की, कुछ प्रवृत्तियों की, और कुछ अन्य जो हमारे पाठ्यक्रम में जो कवि शामिल किए गए हैं उनकी कविताओं और उनकी व्याख्या, उससे भी हम शुरुआत कर सकते हैं। तो आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।